अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, और इस सर्द मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारी सियासी टेम्परेचर में। हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो सिंध में जो है यहाँ जो हवाएं हैं वो बहुत ही जमहूरियत के लिए सवालिया निशान उठाए फिर रही हैं। पीटीआई ये कह रही है और कि भाई जब तक जो है मुराद अली शाह साहब का नाम जो है वो मौजूद है इस केस के अंदर, तो वो जो है वो उस वक्त सामने हट जाए और जो है कोई बेहतर नाम जो है आगे आ जाए। और इसी तरह से एक तरफ दावा किया जा रहा है कि जनाब सिंध में हम गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। ये कैसे हो सकता है, आज के प्रोग्राम में जानेंगे। उसके साथ साथ 2018 का भी एक तायराना जायजा लेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं इन तमाम चीज़ों के। इलेक्शन कमीशन में इनकी बेनता खिदमत रही हैं, वफाकी सेक्रेटरी रहे कंवर दिलशाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं। और आप चेयरमैन नेशनल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन भी हैं, ख़ासतौर पर कराची में भी वेलकम जनाब। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा हैं। आजिज़ धामरा साहब, आपको वेलकम कहते हैं। और हमें कुछ लम्हों में खुर्रम शेर जमान भी जो है वो ज्वाइन करेंगे। आजिज़ धामरा साहब, ये क्या हो रहा है जनाब मुल्क के अंदर? आप फरमाएं कि अगर मुतालबा हो रहा है कि भाई क्लियर हो जाए और फिर जो है आप आ जाइएगा दोबारा चीफ मिनिस्टर, तो इसमें क्या हर्ज है, आप क्या कहेंगे? इस प्रोग्राम में अगर कनेक्ट हो जाते मेरे के सवाल से पहले और मेरे जवाब देते हुए खुर्रम शेर जमान साहब, जिसके हाथ में शायद कोई बेचा है और गवर्नमेंट गिराने के मसरूफ है। पहली बात तो बच्चे हैं, बच्चों की बातें बिल्कुल नहीं लेते हम कि एक जिसकी आईनी तौर पर जो कंडीशन ऐसी हो उसमें ये हुकूमत बनाने की बातें करें और खुद जो हुकूमत खैराती बैसाखियों पर असेंबली में मौजूद हो 4 इत्तेहादियों के साथ, और सिंध में किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है। और अब कंवर दिलशाद साहब बैठे हैं आपके प्रोग्राम में, वो बेहतर तबसरा करेंगे आईनी पहलू पे। वो हुकूमत जो इत्तेहादी अलग होने से गिर सकती है, वो हुकूमत जो है वो धमका रही है एक सूबे की ऐसी हुकूमत को जिसकी जो क्वांटिटी है, जो आईनी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट बनाने की, वो पूरी है। जहां तक आपने कहा कि मुराद अली शाह साहब अलग क्यों नहीं हो जाते, देखिए अभी तो सिर्फ एक इल्जाम है JIT का, उसमें नोटिस हुए हैं और उस नोटिस में वो सारे लोग जवाब देंगे अपना जिनके नाम आए हैं। ECL में नाम आ गया है मुराद अली शाह साहब का, तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत जो कहती है हम बड़ी क्रेडिबल है और हर हाल में एहतसाब करेंगे और हम आए ही इसीलिए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा होता है कि PTI खुद ये मुतालबा करे कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ लोग जो ECL में हैं उनके साथ जो है पहले नंबर पे जो नाम आना चाहिए वो खुद इमरान नियाजी साहब का आना चाहिए। खुद एक हेलीकॉप्टर केस में नेब के अंदर जो है वो है उसमें इन्वॉल्व है। जानब जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है KPK के, वो खुद मालूम जब्बा केस में नेब में पेश होने वाले शख्स में शामिल है, डिफेंस मिनिस्टर शामिल है, अलीम खान साहब शामिल है। तो ये सारे लोगों के नाम बड़ा अच्छा होता कि जो क्रेडिबिलिटी शो करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारे लोगों का भी नाम ECL में डाल देते हैं और सबका डाल देते हैं, अब अदालतें फैसला करें, जो क्लियर हो जाए वो आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हो वो संभाले। जी, आपने जो प्रेस लिस्ट जारी हुई है फरदुल्लाह बाबर की जानिब से, उसमें सारे नाम जो हैं वो जो आप फरमा रहे हैं, इसमें कुछ और नामों का, इत्तेहादियों का भी जो है वो नाम है जो PTI के इत्तेहादी हैं। मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ कंवर दिलशाद साहब। एक तो होता है तरीक़ेकार के जो महज़ब माशरों में होता है या तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर होता है कि किसी पे बदउनवानी का अगर इल्ज़ाम भी लग जाए तो वो किसी तौर पे जो है वो कहता है जनाब मैं इस कुर्सी पे नहीं रहूँगा, लेकिन जो है मैं अपने आप को क्लियर करके फिर आ जाऊँगा। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एहतसाब पर भी सवाल उठ गया है कि कहीं ये सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है, ये सबके साथ एक जैसा एहतसाब नहीं हो रहा, तो फिर जो है फिर कोई अखलाकी बात जो है वो कहाँ सामने रहती है? नहीं, ज़ाहिर है कि अखलाकी तौर पर तो हमारे यहाँ रवायत नहीं रही। अब देखें नवाज शरीफ साहब के बारे में पनामा केस आ चुका था, उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर कौम के एड्रेस जो खिताब किया उसमें भी तमाम जो बातें की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने एनआरएफ कर लिया और कहा ये तो मेरा एक सियासी बयान था। हालांकि कौमी असम्बली में जो बयान दिया जाता है वो एक बाकायदा स्टेट पॉलिसी होती है, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब ये ज़ाहिर है कि अब मामला बड़ा सीरियस जा रहा है। अगर असूली तौर पर चाहें, अगर मुराद अली शाह जो है मुस्तफ़ी हो भी जाएँ तो पीपल पार्टी में बड़ी अच्छी लीडरशिप मौजूद है
तो जो नहीं, लेकिन अगर मुस्तफी हो जाए या मसद, तो ये एक कमजोरी नजर नहीं आएगी पीपल्स पार्टी की? अभी तो पीपल्स पार्टी अपने आप को ये जाहिर कर रही है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये गलत हो रहा है, हम अदालतों में मुकाबला करेंगे, लेकिन अगर जो आप बात कह रहे हैं तो ये तो अगर किसी वजह से ठीक है, अगर किसी वजह से ठीक है, वसीले कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 31 तारीख को हियरिंग हो रही है और वो भी फैसला करने वाली है। JIT की रिपोर्ट भी बड़ी जाम रिपोर्ट आई है, लेकिन इसके मुताबिक अगर मुस्तफी नहीं भी होते, तब जैसे कि आप बता रहे कि इन हाउस तब्दीली होना, तो इन हाउस तब्दीली करने में बड़े मसाइल तो पैदा होंगे, लेकिन हमारे यहाँ रवायत मौजूद है। इसी 20-25 अरकान की वजह से शहबाज शरीफ 2008 में 4 साल रहे वजीर आला। जब मुस्लिम लीग क्यू के तकरीबन MPA थे, उन्होंने बातों में ख्वास्ता नहीं, बाकायदा जानबूझकर मेला फाड़ी तरीके से उन्होंने शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया और उन्होंने यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाया, और यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाकर वो शहबाज शरीफ जो है वो 4 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, जबकि उनको मेजॉरिटी हासिल नहीं थी। अब अगर इसी तरह अगर पीपल पार्टी के अंदर कोई ग्रुप बन जाता है, यूनिफिकेशन ब्लॉक बन जाता है, और वो अगर उसको सीक्रेट बैलेटिंग में उसको वोट दे देते हैं, तो आइन मैं आजिज धामरा साहब से ये बात करना चाहूंगा। आजिज धामरा साहब, अभी माजी में ज्यादा दूर बात नहीं है, सेनेट के इलेक्शन का जो हाल है वो आपके सामने है, और सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर जो कुछ भी हो सकता है। बाद में जो है वो पार्टीज, जो हमारा आइन कहता है कि जनाब सरबराह के पास और पार्टी के पास बड़ी ताकत होती है और आप जो डिसीट कर सकते हैं, लेकिन वो तो बात की बात होती है कि इल्जाम साबित होने की, लेकिन उस वक्त जो है वो वोटिंग हो जाती है। तो ये जो कुछ आप की जानिब से जो इल्जाम लगाया जाता है कि आपने सेनेट में किया अपना चेयरमैन नाले के लिए, वो कहीं किसी तरह से मुमकिन जो है कहीं सिंध असेंबली में ना हो जाए। देखिए जी, पहली बात तो अगर किसी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का कोई शौक है तो वो बिल्कुल पूरा कर सकता है, क्योंकि आइन की रिक्वायरमेंट तो बहरहाल है। ठीक है। सेनेट की जहां तक आपने बात की, तो सेनेट में जो PTI उसूलों की सियासत की अलमबरदार है, वो तीर के थप्पे की वोटर रही है। तीर का लगाया उन्होंने। डिप्टी चेयरमैन जो इंडिपेंडेंट था, मगर डिप्टी चेयरमैन जो था वो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा था, तीर उसको अलाट था। और PTI ने एक तरफ शाहकोल में पीपल्स पार्टी को गालियां देते थे, उससे तनकीद करते थे, और वहां उन्होंने तीर पे मोहर लगाई थी जी। ये तो है इनकी टू फेस पॉलिसी का हिस्सा। तो अभी ये बच्चे हैं फिलहाल सिंध असेंबली में जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 चीजें राय आ रही है। मैं जिस शाहकोल में जा रहा हूँ उसमें इनकी जो सीनियर क्यादत कह रही है, नहीं जनाब हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब जो दूसरे दोस्त जो अभी तो मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं, उनके हाथ में बेचा है और वो तो कह रहे हैं कि नहीं जनाब हम तो अभी गिराने वाले हैं इनकी हुकूमत। तो PTI के अंदर डिवीजन है बहुत बड़ी, हम किसका कहना माने, किसकी बात को सही माने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। क्योंकि PTI अपनी कही हुई बात पे ना तो वो खड़ी होती है, बल्कि इनके तो कायद ने कह दिया है कि भाई यूटर्न लेना ही दानिशमंदी है। ठीक है। मैं आजिज धामरा साहब आपके कायद की बात भी दोहराना चाहूंगा। मैं आपके कायद की बात दोहराना चाहूंगा। उन्होंने खिताब करते हुए अभी कहा है कि भाई ये केसेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे वोट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आजिज धामरा साहब, ये जो करप्शन के इल्जामात हैं, ये कितने भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपके वोट बैंक को फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये लियारी में क्या हुआ था? आप लियारी में भी तो सीट हारे हैं, आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे हैं? अगर जो है हमारे कौमी इदारे जो है, ये JIT की रिपोर्ट जो है ये सामने लेकर आती है, ये करप्शन नजर आती है, जाली अकाउंट केस जो है ये सामने खुल के आता है, साबित हो जाता है, आप समझते हैं फिर भी लोग जो है वो अंधे बहरे गूंगे हैं, वो आप ही को वोट देते रहेंगे? सर वो इसलिए कि इस मुल्क में अगर कोई एहसाब हुआ है तो वो पीपुल्स पार्टी का हुआ है, और यही पीपुल्स पार्टी की क़यादत है जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में इसी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे, ऑनरेबल मुख्तलिफ इदारों में ये सारे केसेस भुगते हैं। उसमें भी घोड़े उनके मुरब्बों की कहानी चलती रही 30 साल से। इस मुल्क के अरबों रुपए एहसाब के नाम पे खर्च किए गए। हुआ क्या? वो सिर्फ 11 साल की जेल के बाद जब बाहर आते हैं तो वो सवाल करते हैं कि मेरे 11 साल कहाँ गए। इसलिए जब ये आवाम सुनते सुनते कहानियां आदी हो जाते हैं तो वो जारी है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है किसी पार्टी के ऊपर। और अभी 27 तारीख को जो एक मजमा लगा था, आप आवाम को रोक नहीं सकते हैं किसी पार्टी को वोट देने के लिए। अभी लियारी की जो आपने बात की, तो ये एक दूसरी तरफ बहस चली जाएगी कि लियारी की सीट पे अगर मैं तबसरा करूं, मगर सिंध में सोशल मीडिया के ग्रुप होने के बाद ये पहली इलेक्शन थी 2018 जिसमें सबसे बड़ी और ज्यादा तनकीद सिंध में पीपुल्स पार्टी के ऊपर की गई कि जी इनसे सवालात हो रहे हैं, अब ये गए, अब ये खत्म हो गए, अब ये सुकर गए। मगर 2013 से ज्यादा मैंडेट लेके हम आए हैं, अगर लियारी की मिसाल है। और अभी कराची के अंदर 20
जो सीटें वेकेंट हुई थी, जिसमें जिमनी इलेक्शन हुआ लोकल बॉडी का, उस 20 में से अब वैसे तो मैंडेट की दावेदार पीटीआई है, एक सीट जीत सकी है, एक सीट जीत सकी, 19 सीटें आ रही हैं। जी जी, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ हमजा साहब। कंवर निसार साहब, वैसे तो अभी हमें पीटीआई रहनुमा जब ज्वाइन करेंगे तो ये तो उनके कुछ सवालात बनते हैं, मैं उनके सवालात का हक लेना नहीं चाहूँगा कि अपने पास ले लूँ, लेकिन ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये फरमाए कि ये जो मुसलसल अपोजिशन की जमातें, वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन की जमात एक तरह से नहीं कह सकते, 18वीं तरमीम के बाद सूबे को बड़ी जो है ताकत हासिल होती है और सूबाई हुकूमत इनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इलेक्शन में सवाल उठाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है। इसके अलावा तमाम ही जमातें इलेक्शन पे जो है सवाल उठाते हैं। आपकी नज़र में, फाफिन की अपनी रिपोर्ट अपनी जगह पर है और वो पहले से बेहतर शफाफ इंतखाबात इसको कह रहे हैं, आपके ख्याल से ये हमारे 2018 के इलेक्शन जो है कि किस हद तक शफाफियत का आप इस पर दर्ज देते हैं? इस पर नहीं, ज़ाहिर है कि ये तो बाकायदा बगैर किसी तासुब के हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्शन 2018 के बड़े शफाफ इंतखाबात थे, इसलिए कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की रिपोर्टें भी उनकी देखें, कई बेकायदगी हुई है, बेकायदगी बेज़ाब्तगी इस तरह से हुई है कि जो आज जो कहते हैं कि जनाब ये शाम 6 बजे के बाद इलेक्शन शुरू हुआ। नहीं 6 बजे के बाद नहीं, वो आरटीसी का सिस्टम नाकाम हुआ। अच्छा, वो नाकाम किया गया, वो नादरा का एक बहुत बड़ा है। अच्छा। उस पर हम ये चाह रहे हैं कि अभी तक ये पार्लिमानी कमेटी बन गई है कि ताकि उस इंतखाबी शफाफियत के बारे में इंक्वायरी करें, तो हम ये चाहेंगे कि आप उसके बारे में कहें, आपको बाकायदा उसके शुरू करें, इंक्वायरी शुरू करें, और आरटीएस जो है उसके बारे में पता करें कि वो आपको अचानक जो है वो किस तरह से फ्लॉप हुआ रात के 9 बजे के बाद। लेकिन वो सब नादरा का था, इलेक्शन पाकिस्तान का नहीं था। लेकिन जहां तक कि ये कभी रिपोर्ट पे नहीं आई, एक गलती से भी हुई है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कि जो फार्म 45 था उस पर पोलिंग एजेंट के दस्तखत मौजूद नहीं है। ये एक बाकायदगी हुई है। पोलिंग एजेंट मौजूद ही नहीं थे गिनती के वक्त जो है, नहीं वो तो बहुत जरूरी था उनका मौजूद होना। उस पर बारे में कोई ऐसा खबर तो नहीं आई कि बुझत नहीं आई, अगर नहीं था तो उसको ये गलती हम सियासी जमातें ही कह रही हैं। लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये काम था। लेकिन उसमें एक सवाल ये उठता है कि पोलिंग एजेंट से बाहर निकल के शोर क्यों नहीं मचाया? ये मीडिया पे क्यों नहीं आया? ठीक है ना, हम कितने पोलिंग एजेंट्स का इंटरव्यू चला है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, नहीं चले जी। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं हुआ, बिल्कुल वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने दस्तखत ना करना जो है इसके बारे में तो इलेक्शन पाकिस्तान के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनकी जो, यानी ये जो बात की जाती है खासतौर पर कराची में 14 सीटें पीटीआई के पास चली गई, या मुल्क की सतह पे जो बातें की जाती है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये वजीर आजम जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, इलेक्टेड वजीर आजम नहीं है, तो मतलब लोगों नहीं कहनी चाहिए बातें। नहीं, इसमें सबसे बड़ी जो गलती हुई है उसमें ये हुआ है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, तो आप उनसे पूछा जाएगा, पार्लिमानी कमेटी पूछेगी कि आपने फार्म 45 पर दस्तखत क्यों नहीं करवाए, जो लाजमी था। यानी फार्म 45 पर दस्तखत करवाना इलेक्शन एक्ट के मुताबिक लाजमी मैंडेटरी था। अगर किसी वजह से पोलिंग एजेंट दस्तखत नहीं करता या अंगूठा नहीं लगाता या तो उसको बाकायदा जवाज लिखना पड़ता था प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जो उसने इनकार कर दिया या वो वॉकआउट कर गया, ये उसने बातें नहीं लिखी। ये थोड़ा सा मामला है जो पार्लिमानी कमेटी को चाहिए कि उसमें इलेक्टेड वजीर आजम है, नहीं है तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, किसी को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहने नहीं चाहिए तौर पर बातें होती है। ठीक है भाई, आजिज दामरा साहब, ये आपने सुन लिया होगा, ये आप जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, खासकर नून लीग शायद ज्यादा कहती है, ये इस पर थोड़ा सा जरा एहतियात बरते। जमहूरी मुल्क है, सिलेक्टेड वजीर आजम है और जीत के आए हैं जनाबे वाला, आप भी तो जीत के आए, आपकी तो सिंध में हुकूमत है। ये तो मेरा भी सवाल बनता है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर को कहें कि बिल्कुल मैंडेट लेके आया है और उस पे अगर सवाल उठेंगे तो फिर मेरा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए या पूरी कौम का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कहा आरटीए सिस्टम और या पोलिंग एजेंट को बाहर निकालने की, मैंने हैदराबाद सिटी से 66 में कैंडिडेट था सूबाई असेंबली के लिए, और हमारा इत्तेहाद था साहबजादा जुबैर जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ, तो हमने 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया गया और 45 जो है वो नहीं दिया गया, और दोनों सीट से फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जीती। चलो हम तो अदालत में जो कंसर्न फोरम है वहां पर चले गए हैं, मगर वो मैंडेट जो पीटीआई के लिए सही माना जा रहा है वो सिंध में क्यों नहीं माना जा रहा है सर, कि भाई एक खौफ के आलम था या वहां पर आप पीपल्स पार्टी इन्फ्लुएंस रखती है। तो अभी कंवर दिलशाद साहब की बात जो है गुफ्तगू, वो अगर तस्करा है तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की इलेक्शन पे तस्करा है ना, सिर्फ एक जगह का तो नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ और वहां पे क्या हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि जो जहाँ पे जिसका मैंडेट है उसका अगर हम तस्लीम नहीं करेंगे और वो हुकूमत जो खुद खैराती बैसाखियों पे खड़ी हुई हो, इतिहासियों के रहमो करम पे, वो हुकूमत धमकियां दे रही है कि हम एक सूबे में हुकूमत गिरा देंगे। अब वो एक अजीब सिचुएशन है
कि एक तरफ वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं कुछ लोग उनके, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम गिरा देंगे। हम उन्हें दावा देते हैं कि आए जी और हुकूमत को गिरा देंगे। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बात की। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और मैं थोड़ा सा इंतजार भी कर रहा हूँ कि हमें जो दोस्त जो हैं वो ज्वाइन भी कर लें। कवल शाह साहब, मैं ये फरमाएं कि ये जो मसद ऐसा महसूस हो रहा है, और जब हम सवाल करते हैं कि भाई पीटीआई से कि भाई तुम अपनी परफॉर्मेंस की बात करो, मुल्क को क्या डिलीवर कर रहे हो, जो वादे किए थे खासतौर पर 100 डेज की, उसकी बात तकमील की बात करो। आज भी जो आवाम के साथ सेहत, तालीम का इंसाफ, सस्ता फौरी इंसाफ का, तरक्याती कामों की बात होनी चाहिए, जो बड़े मतलब बहुत इशूज है, गुर्बत जिस जगह पर है, माशी चैलेंजेस जिस जगह पर है, लेकिन सबसे वो कहते हैं नहीं भाई हमारा सबसे बड़ा नारा जो एहतसाब का था, और अब जो है हम एहतसाब की बात कर रहे हैं। ये आप क्या समझ रहे हैं कि ये एहतसाब और सुबह शाम दिन रात एहतसाब की बात, ये इस तरह से मुल्क चल सकेगा खाली सिर्फ एहतसाब के नाम पर ही? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जैसे आप सिंध गवर्नमेंट की तब्दीली की बात कर रहे हैं ना जी, तो तब्दीली करने का इस तरह से मुश्किल है कि आदमी एतमाद की तहरीक लाई जाए, ये बड़ा बहुत ही टेक्निकल भी और कानूनी भी आईनी तौर पर बहुत मुश्किल तरीन मरला है। इसका बड़ा आसान तरीका ये होता है कि आर्टिकल 232 के तहत कि आप सिंध में अगर आप लगा देते हैं एमरजेंसी, और एमरजेंसी लगाने के बाद ये असम्बली जो है फादी टाइम पे मुअत्तल हो जाती है, तो उस अरसे में आप जो है जोड़ तोड़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने दोस्त बैठे आजिज साहब, उनकी याद दहानी के लिए हम कहेंगे कि जनाब मरहूम जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान की और सूबा सरहद की जो असम्बली में तोड़ने से पहले बाकायदा एमरजेंसी लगाई, और एमरजेंसी लगाने के बाद फिर अपने मतलूबा नताइज हासिल करने के बाद सिंध में, अपने बलूचिस्तान में और उन सूबा सरहद में अपनी गवर्नमेंट बनाई, अताला मैंगल की गवर्नमेंट को जब उन्होंने किया एमरजेंसी लगा के किया। इसी तरह से अब ये हो सकता है अब एमरजेंसी लग जाती है तो फिर ये जो होता है जोड़ तोड़ वो बड़े आसानी से हो जाती है, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक ही बन जाते हैं, फिर यूनिफिकेशन ब्लॉक ही बन जाते हैं। लेकिन मौजूदा असम्बली में बैठ कर उनके खिलाफ तहरीक आदम तावन आना ये मुश्किल तरीन मरला होगा, आईनी कानून को चैलेंज हो जाएगा, और जिस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है इसके मामले में बड़े अहम फैसले करने पड़ जाएंगे। ये बहुत मुश्किल तरीन मरला है। आप सिटिंग गवर्नमेंट में बैठ के किसी के खिलाफ तहरीक आदम तावन करें, क्योंकि 20 वोटों का फ़र्क है, 64 इनके पास हैं तमाम अपोजिशन में ला के, और वो चाहिए 85, तो इसके लिए तकरीबन 20-21 बहुत मुश्किल तरीन काम होता है। इसलिए बड़ा मुश्किल काम है, या तो एमरजेंसी लगाएं या गवर्नर नाफिज करें, जैसे कि भुट्टो साहब ने किया था 72 में 73 में, तो गवर्नर नाफिज करने के बाद उन्होंने अपनी मर्जी। ये आजिज दामरा साहब जो बात गवर्नर राज की आ रही है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये 172 लोग जो है ये अंदर चले जाएंगे, या इनमें से बेशतर चले जाएंगे बहुत माजरत के साथ, तो उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल हो जाएगी, या जो जिस तरह से आपका एक एहतजाज का और बहुत सी चीज़ों का प्लान बन रहा है, तो ये माहौल जो है अगर ये असेंबली के अंदर तब्दीली नहीं आती तो कहीं कुछ मौसम जो है गवर्नर राज की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि गवर्नर साहब या कोई भी जो है पीटीआई के लोग जो है वो उसको मना कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर तुमने पहली दफ़ा कहा तो मैंने मान लिया, दूसरी दफ़ा कहा तो मुझे शक हुआ, तीसरी दफ़ा ना कहा तो मुझे यकीन हो गया तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहीं पीछे है उनके दिमाग में कि जनाब हम इस तरफ भी जा सकते हैं, इसी तरह एहतसाब होगा सिंध के अंदर गवर्नर राज लगा के, इसके बगैर सिंध में एहतसाब का अमल जो है, करप्शन का खात्मा जो है, लूटी हुई दौलत की वापसी जो है वो मुमकिन नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि सिंध पे कोई हमला करके अगर कोई समझता है कि वो करप्शन का खात्मा कर देगा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सिर्फ सिंध में इमरजेंसी लगा के और मौजूदा जो मैंडेटरी एक हुकूमत है जिस तरह वफाक में और दूसरे सूबों में, इस तरह सिंध में भी उस हुकूमत का खात्मा करके अराकीन को तोड़ के क्या करप्शन का खात्मा हो जाएगा? और करप्शन सिंध का इशू है या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का? पहली बात तो ये है। अगर हम बेनामी अकाउंट की बात करते हैं तो 10 अरब रुपए की बेनामी ट्रांजेक्शन हुई है अकाउंट की केपीके के अंदर जी। फिर वहां पे जीआईटी कहाँ है? वहां पे करप्शन कौन पकड़ेगा जहां पर आपकी अपनी गवर्नमेंट है? और जब गवर्नेंस की हालत ये होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको कहे कि आप अपने जो घर है वो रेगुलर कराएं, तो सीडीए का चेयरमैन ट्रांसफर हो जाए और उससे आप डिप्टी अटॉर्नी जनरल को केस चालू कर दें। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जुल्फी बुखारी ने नेब के प्रोसिक्यूटर को जो कोर्ट में उनकी नोकझोंक हुई उसको जबरदस्ती इस्तीफा देने पे मजबूर किया गया, और खैबर पख्तूनख्वा से नेब से ताल्लुक रखने वाले 5 प्रोसिक्यूटर इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए। मैं आपको कहता हूं कि मीडिया कोई एक प्रोग्राम करे फुर्सत में, उनसे पूछे विचारों से, किसी सोर्स से पूछे कि आखिर क्या ऐसा खौफ है, क्या ऐसी मजबूरी है कि वहां एक सूबे में 5 प्रोसिक्यूटर जो इंडिपेंडेंट इदारा है नेब, जिससे ये कहते हैं इंडिपेंडेंट है, वो क्यों इस्तीफा दे रहा है इतनी तेजी से?
और चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि वहां की अस्पतालों का इतना बुरा हाल है कि सिंध की अस्पतालें बेहतर है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। यानी आप गवर्नर राज का जो मामला है या इमरजेंसी का जो मामला है इस तशवीश को आप बिल्कुल रद्द करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता सिंध के अंदर? मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ अपने असल मसाइल से जो अपने टारगेट अचीव नहीं कर सके हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया है इस तरह की प्रोपेगेंडा पे, मगर वो भी पूरा नहीं कर सकते ना, वो नजर आते भी नहीं और साथ छुपते भी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि 2-3 बंदे इनके कह रहे हैं कि जी हम गिरा देंगे, हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो मौजूद है, और जो इनके सीनियर क़यादत है इन्हीं टॉक शोज के अंदर वो कहती है कि नहीं जनाब हमारा कोई इरादा नहीं है। तो मुनाफिकत की तो इंतहा है। अगर आपका इरादा है तो शो कर दें, लगा दें इमरजेंसी, गवर्नर राज लगा दें, क्या मसला है? आप डर किस बात से रहे हैं? हम तो नहीं डर रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करो, या हमारे वो लोग जिनके ऊपर नेब में रेफरेंसेस दाखिल हैं वो ECL पे आ जाएंगे, तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आएगा, फिर बाजी अलीमा क्यों नहीं आएगी, फिर अलीम खान क्यों नहीं आएगा, फिर KPK का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आएगा, फिर खटक साहब क्यों नहीं आएगा? ठीक है, आपकी बात जो है वो पहुंच गई है। एक रहनुमा भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। जी वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और सवाल है खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का। आजिज दामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमरुद्दीन शाह साहब हमारे साथ हैं, और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले तो आजिज दामरा साहब, फवाद चौधरी साहब को अब टास्क दे दिया गया। पहले आप कह रहे थे बच्चे बच्चे खेलना है, अब जो है वो फवाद चौधरी को टास्क दे दिया गया है। 24 घंटे में कराची आमद, ये सारी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं, और GDA भी एक्टिव हो गई है, उनके भी बयानात आप सुन रहे होंगे, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि जो करप्शन और जो बदनवानी के इल्ज़ामात हैं और जो अगले जो तारीख आ रही है इसमें बहुत सी चीज़ें बदलने वाली है, तो सिंध की पार्लिमानी निज़ाम भी जो है वो बदलने वाला है और यहाँ पे तब्दीली आने वाली है। पहली बात तो मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आपने बिलाखिर हाथ ही कर लिया PTI का दोस्त, और वो भी मेरे भाई को। पहली बात तो पीपुल्स पार्टी खिला रही है इन सबको जिन्होंने सिंध में पीपुल्स पार्टी से शिकस्त खाई है, जिसमें GDA भी है। और PTI ने शहरी मैंडेट लिया, मगर रिसेंटली ज़िमनी इंतखाबात में मैंने कहा कि 20 सीटें कराची की थी, 1 सीट से वो बाकी सब पे शिकस्त खाई है, और वो उस एक शख्स के पीछे चल रहे हैं जिसने 2 हलकों से शिकस्त खाई है सिंध से। एक हल्का उसने जो आबाई साहब वो जीता है। तो ये जो सब अपोजिशन मिल रही है, इससे पीपुल्स पार्टी को इसलिए फिक्र नहीं है कि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं और ये आपस में मिलते रहें। ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा के वो कहते हैं ना, अपना दिल खुश करने वाली बात को दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। ठीक है, ये भले खुश करें जिनके अपोजिशन में है सिंध में। ठीक है, मैं आजिज दामरा साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक मिनट जरा, अपोजिशन में है सिंध में। ठीक है, इसलिए अगर अपोजिशन आपस में मिलके दिल बहलाने की बातें करे तो हमें कोई फिक्र नहीं है। अदरवाइज मैं दावत देता हूं PTI को कि कल ही इमरजेंसी लगा दें या गवर्नर हाउस लगा दें। अच्छा। वो तो आपके हाथ में है ना। नहीं, लेकिन वो पार्लिमानी तब्दीली की बात करें। हलीम आदिल शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, वेलकम कहते हैं आपको शो में। हलीम साहब, ये जो वैसे तो आप दावा कर रहे हैं जनाब के बहुत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MPs हैं वो राब्ते में हैं आपसे, ये कैसे इन हाउस तब्दीली आएगी जो आप बात कह रहे हैं? 64 सीट है सबको मिला के आपके पास, 21 सीटें आपको और चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? ये तो बड़ा कोई उधर से बात आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कोई जादू वादू कोई का करिश्मा लगेगा अगर ऐसा हो जाएगा तो? देखिए, इशू ये है कि सिंध के हालात का सबको मालूम है। ठीक है कि आज लोग परेशान थे कि क्यों दवाइयां नहीं मिलती अस्पतालों में, क्यों एम्बुलेंसेज नहीं हैं, क्यों थर में बच्चे मर रहे हैं, क्यों मुराद अली शाह के हल्के के अंदर भी मतलब है कि दादा आदम के जमाने की डेंटिस्ट मशीन रखी है, क्यों मंचर की झील में CM के हल्के के 39 RO प्लांट्स बंद पड़े हैं, क्यों 750 RO वो ठीक है। मैं अपनी तरफ नहीं, ठीक नहीं है, मेरी बात सुने आप। लेकिन उसके बावजूद जो है सबसे ज्यादा वोट जो है, पहले से भी ज्यादा वोट जो पीपल्स पार्टी को मिले सुबह सिंध के अंदर, ज्यादा सीटें मिली हैं। जी, पता नहीं था ना, पता चल गया GIT के बाद कि वो सारे पैसे जो यहाँ सेहत पे लगने थे, स्कूल पे लगने थे, डेवलपमेंट पे लगने थे, रोड पे लगने थे, पानी पे लगने थे, गटर के सिस्टम को ठीक करने पे लगने थे, वो सारे पैसे तो
जाली अकाउंट्स के जरिए, करप्शन के जरिए अनवर मजीद को दे दिए गए। और जिस अंदाज से चीफ मिनिस्टर सिंध ने समरी साइन की, अनवर मजीद सिख इंडस्ट्री है वो भी अनवर मजीद की, सब्सिडी देनी है वो भी अनवर मजीद को, दादू शुगर मिल बेचनी है वो भी अनवर मजीद को, ठट्टा शुगर मिल बेचनी है वो भी अनवर मजीद को। मतलब इसके आगे और कुछ नहीं। अनवर मजीद नंबर गेम का बताएं ना मुझे, नंबर गेम बताएं। नंबर गेम की जो आप दावे कर रहे हैं कैसे हो सकता है? आप गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, नंबर गेम की बात कर रहे हैं, गैर आईनी अमल की बात कर रहे हैं या आईनी अमल की बात कर रहे हैं? देखिए, गवर्नर राज की बात कोई नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है ना। बात यह कि सिंध में एक मेजॉरिटी जो है वो तंग है इनसे। मेजॉरिटी तंग है, लेकिन एमपीएस तो तंग नहीं है ना। एमपीएस तो जुड़े हुए पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है, करे ना दावा। घोड़ा भी मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर। अभी देखिए सही कि इब्तदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है ना। इस जीआईटी के बाद मैं तो कहता हूँ वजीर आला को तो पहले दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। कितनी शर्मनाक इल्जामात हैं, कितने अफसोसनाक इल्जामात हैं। कि बात यह है कि आपकी ओमनी ग्रुप 2 कंपनीज से 83 पता नहीं 80 कंपनीज बन जाती हैं। और मतलब यानी आप जिस बात पर तनकीद कर रहे थे कि आपके लोग जो हैं वो तोड़े जाते हैं, या सेनेट इलेक्शन के अंदर जहां जो कुछ हुआ, वैसे तो आप भी उसमें साथ थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन वही कुछ आप जो हैं वो करना चाह रहे हैं। वो जो माजी में कुछ होता रहा है वही आप सिंध असेंबली में करना चाह रहे हैं कि इनके बंदे तोड़ना चाह रहे हैं, जो कि गैर आईनी अमल है। हम किसी के बंदे नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, बंदे खुद इनसे बेजार हो चुके हैं। वो कहते हैं हम इस करप्ट माफिया के साथ नहीं रहना चाहते, हम उस वजीर आला की हुकूमत में नहीं रहना चाहते। आजिज दामरा साहब, मैं आता हूं साहब आपकी तरफ। आजिज, आप मेरी सुन लें। आजिज दामरा शरीफ आदमी है, पीपीपी पार्टी के जो अच्छे फेसेस हैं, जो अच्छे ईमानदार फेसेस हैं, जो पोलिटिकल फेसेस। आजिज दामरा मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, ओपनली कह रहा हूँ। इससे क्या बेचारे को बैठा दिया इसने? लाजिमत इंफॉर्मेशन का बंदा, कोई बात करनी है। अच्छा, मैं फिर कवर दिलशाद साहब की तरफ जाता हूँ। मैं तो स्टूडियो में मौजूद है। कवर दिलशाद साहब, ये जो बात कह रहे हैं कि जनाब ये तो एमपीएस खुद तंग है, जो करप्शन हुई है वो इसलिए हमारे पास आ जाएंगे, ये कह रहे हैं अली मोहद्दिस शेख साहब। पहली बात मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि आइन की रूह से 6 महीने से पहले तक कोई तहरीक अदम एतमाद जो है एतमाद पेश नहीं हो सकती। ये आइन में लिखा हुआ है, पहले 6 महीने। अभी 6 माह इंतजार करें, 6 महीने के बाद ये तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है, सब कुछ। अभी 6 महीने से पहले नहीं आ सकते, हिदायत में लिखा हुआ है। इसलिए एक और बात, दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी उनको चाहिए कि अभी इन्होंने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भेजा रेफरेंस। आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मजाज ही नहीं सुनने का, वो स्पीकर कौमी असम्बली सुनने का मजाज है। तो इनको कौमी असम्बली के स्पीकर को देना चाहिए था ना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो पास खारिज कर देगा उसको कि मेरा फॉर्म में नहीं है ये। इलेक्शन कमीशन को तो आइन इजाजत ही नहीं दी कि किसी के खिलाफ रेफरेंस जो है उसकी समाअत कर सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकायदा सोच समझ कर अपना कदम उठाएं। बाकायदा हर पार्टी हक बोलता है, तहरीक भी पेश हो सकती है, मूवमेंट भी हो सकती है। आप बाकायदा तो यानी ये जो पीटीआई की बातें गीदड़ भक्तियां हैं, ये आप कह लें, या ये कह लें कि एक डराने का अमल है, या ये कह लें कि जो आगे गिरफ्तारियां नजर आ रही हैं उसमें जो तहरीक पीपल्स पार्टी ला सकती है उसके ऊपर जो कुछ सबूतात करने हम तो आपको सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक हम ये बात करें कि हमारा किसी चूंकि पार्टी से ताल्लुक नहीं है। तो हम आदिल साहब बड़े समझदार सियासतदान रहे हैं, अब भी सियासतदान है माशाल्लाह। तो उनकी खिदमत में मैं और ये करूँगा कि आइन और कानून के रूह से 6 महीने पहले अदम एतमाद की कोई तहरीक कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में पेश नहीं हो सकती। अली मोहद्दिस शेख साहब, आपने सुन लिया और इसी तरह सबसे क्या फरमा रहे हैं? ये तो आइन में लिखा हुआ है। आइन 6 महीने बात कर जी। तो मैंने कहा कह दिया कि हम कल लेकर आ रहे हैं। अभी तो हम कह रहे हैं वज़ीर आला को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, 6 महीने में भी कौन सी देर लगती है। ठीक है, बात यह है कि अभी तो हम तो कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। दूसरी बात, और कितना अभी 6 महीने में कितने दिन रह गए? लाजिम बात है, अभी तैयारी करेंगे तो इतना तो थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाएगा। हम हर वो काम करेंगे। आप भी उसी पैसे का इस्तेमाल करेंगे, वही लोगों को खरीदेंगे, वही सारी चीजें करेंगे। हमारे पास पैसे हैं ही नहीं इतने यार। अच्छा, ठीक है, मैं आजिज दामरा साहब बहुत दूर हूँ। आजिज दामरा साहब, आपके लोग जो हैं, मैं हलीम भाई आपकी तरफ, आजिज दामरा साहब, लोग जो हैं वो बेजार हो गए करप्शन से। आपके एमपीएस जो है ये कह रहे हैं वो इसलिए छोड़ के जो है पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं या वोट डाल सकते हैं अदम एतमाद का 6 महीने में। भाई अली मोहद्दिस शेख ने ये कहा कि 6 महीने में बाकी दिन कितने, हम जारी तैयारी करेंगे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो बेजार है, हमसे खुद मिले आ रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर तैयारी की क्या जरूरत पड़ेगी आपको? वो जब चाहे 6 महीने गुजर जाए, 7वें महीने के पहले दिन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। और जहां तक चीफ मिनिस्टर सिंध से इस्तीफा लेने का मुतालबा है सिर्फ इल्जामात के तनाजुर में, तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात होगी कि चीफ मिनिस्टर केपीके से भी इस्तीफा लें। मालूम जिब्बा में वो नेब के आगे एक मुल्जिम के तौर पर पेश हो रहे हैं
और वो भी नेबजुदा है। उससे पहले के चीफ मिनिस्टर भी हैं, अलीम खान भी हैं, इस तरह की बहुत सारी लिस्ट है। उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। जब इल्जाम से वो बरी हो जाएंगे फिर अपनी अपनी पोजीशन पे आके बैठ जाएं। और मैंने पहले भी कहा आपको कि हम अंडर 16 के बच्चे हैं, उनको खिला रहे हैं। सिंध में हमारी पिच है, ये पोजीशन की जमात है, खेलें जो कहते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आजिज दामरा साहब, आपने हमें हैदराबाद से ज्वाइन किया। हमारी दुआएं हैदराबाद शहर के लिए भी कि वो वहाँ के हालात बहुत बेहतर हों, वहाँ तरक्की करे शहर, पूरा सिंध तरक्की करे। और कमर दिलशाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कराची में ख़ास तौर पे ज्वाइन किया। इंशाल्लाह कराची में या इस्लामाबाद में या कहीं भी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस पर एक बड़ा अहम प्रोग्राम बाद में करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। हम अपने पैनल्स का वंस अगेन शुक्रिया अदा करते हैं, आजिज़ दामरा साहब का, हलीम आदिल शेख साहब का और कमर दिलशाद साहब का, कि आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस आखिरी मरहले में हम 2018 की तरफ वापस पलट के देखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो साल था ये बहुत अहम रहा और इस साल में जो कुछ एक्टिविटीज़ हुई इसी बुनियाद पर 2019 में का सूरज जो है निकलेगा और देखेंगे कि वहाँ पर जो है पाकिस्तान किस जगह पर पहुँचता है। इस साल जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि 3 हुकूमतें रहीं। एक हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नून की थी, उसका अख्ताम था और बजट भी पेश किया गया उसमें। उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट और उसके बाद जो है अब PTI की हुकूमत आ गई इलेक्शन के बाद। 2018 को अवाम किस तरह देख रही है, हम अवाम के पास गए और हमने अवाम से जाना, तो ज़रा हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं कराची में। आपके नज़दीक 2018 का साल कैसा गुजरा है? शुक्र है, जैसा अल्लाह ताला गुजार रहा है इस तरह गुजर गया। बाकी सियासतदानों की बात में आओगे तो कभी तरक्की नहीं करोगे। कैसा रहा ये साल? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। आपके सामने पाकिस्तान में एक तब्दीली आई और एक नई हुकूमत आई है जिसने कम से कम लोगों को ये शऊर दिया। जैसे ये भाई खड़े होकर कह रहे हैं कि चूना लगा, तो पिछले 30 सालों से चूना लग रहा था। कम से कम ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान की यूथ है, इनके हाथ में। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की क़यादत के अंदर एक नया पाकिस्तान बनेगा। और कम से कम लोगों को ये तो पता चला ना कि कौन चोर है। आपके सामने रियाज मलिक जैसे का नाम बिजनेस टाइकून था, कोई नाम लेने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि मीडिया सेंसर करता है। उम्मीद है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मीडिया में जाए ताकि लोगों को पता चले कि इस मुल्क में किस तरह की करप्शन हो रही है। वाइट कॉलर क्राइम, आई लिव इन लास्ट 30 years इन जापान, दे हैव पीपल हाउ टू लिव देयर, उनके राइट्स हैं सबके। इन बचारों को इसको पता ही नहीं, बेचारे को, इन लोगों को पता ही नहीं माशरे में हो क्या रहा है। 2018 कैसा गुजरा? 2018 जी देखे जो गुजर रहा है का हम तो ये नहीं कहते जो मतलब ये इमरान खान कर रहे, अल्लाह का जैसे मंजूर होगा तो ये ऐसे ही गुजरेगा। जो हालात आएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कुरान मजीद के अंदर कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे ऐसे मैं मामला तुम्हारे साथ करूँगा। हमारे जिस्म से जो अमाल निकल रहे हैं वही जो हम मामला हमारे साथ आपके साथ सबके साथ हो रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह से वोटिंग टर्नआउट रहा या मुल्क में आपने देखा कि मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं उनको सीटें मुख्तलिफ जगहों पे मिलती रही, एक सख्त मुकाबला भी बहुत सारी जगहों पे देखने आया, तो उसी तरह से अवाम का रुझान भी अब हम देख रहे हैं कि कहीं तो PTI से बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें वाबस्ता हैं और कहीं कहीं जो है ये पिछले जो ख़ास तौर पे 130 दिन गुजरे हैं, इसमें जो PTI की परफॉर्मेंस आई है उससे लोगों के अंदर मायूसी भी आई है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू रहा PTI की गवर्नमेंट आने के बाद वो माशी मसला था, तो इसीलिए हम पहुँचे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि जिसके इंतखाबात हो रहे थे नई क़यादत के लिए, और वहाँ हमने बिज़नेस कम्युनिटी से जानने की कोशिश की कि आपके नज़दीक 2018 कैसा रहा और 2019 के हवाले से आप क्या उम्मीद रखते हैं। तो हम ज़रा देखते हैं बिज़नेस कम्युनिटी क्या कह रही है। नाज़रीन, हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट अदन फब्लोर साहब। ओवरऑल जो है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये साल कैसा रहा? 2018 जो था हमारे लिए ज़रा मुश्किल साल था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने 3 हुकूमतों का सामना किया। ठीक है जी, एक पहली हुकूमत थी, फिर केयरटेकर हुकूमत आई और फिर अभी नई हुकूमत आई। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादा हुई इस साल में आखिरी वक्त तक। अभी आखिरी दिनों में गवर्नमेंट की आप क्या समझते हैं, इतने सालों से कोशिश कर रहे थे गवर्नमेंट में आने की, इमरान खान साहब की तवील जद्दोजहद है, तो क्या इनके पास ऐसा कोई प्लान है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, इस मुल्क के फाइनेंस को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि तनकीद ज़्यादा हो रही है कि इनके पास शायद कोई बेहतर प्लान नहीं है। इमरान खान साहब नए आए हैं हुकूमत में,
इनको पॉलिसी ये करना चाहते हैं, ये नहीं है कि नहीं करना चाहते। हमारी 3 मुलाकातें उनके साथ हो चुकी हैं, वो करना चाहते हैं काम, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अहमद चुनाई साहब, आप क्या समझते हैं? वैसे तो आपका ज़्यादातर ताल्लुक जो है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है और बिजनेस कम्युनिटी से भी आपका ताल्लुक है। आपके नज़दीक कैसा रहा 2018 जो है? मैं समझता हूँ 2018 जो है वो बहुत मुश्किल साल था। इसमें मैं समझता हूँ 3 गवर्नमेंट्स आई, एक पिछली गवर्नमेंट थी, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आई, फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई। तो इसमें जो तसलसल था वो लोगों का रह नहीं सका। मिनी बजट जो है वो 2 दफ़ा आ चुका है और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बड़े संगीन है। आपका साल जो है कैसा गुजरा? लोग तारीफ़ें कर रहे हैं इस नई गवर्नमेंट की, या लोग जो है अभी कुछ परेशान हैं? कुछ परेशान है, कुछ तारीफ़ें कर रहे हैं और मैं भी तारीफ़ करूंगी, क्योंकि जब भी हालात जब सही होने जा रहे होते तो पहले तो भाई डिज़ास्टर्स आता है ना, उसके बाद सफाई होती है, तो फिर हमारे लिए जो है ना खेत जो है ना हरे भरे होते हैं। तो हमें अपनी गवर्नमेंट से उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाला 2019 जो है ना वो इकोनॉमी को बूस्ट करने का साल होगा इंशाल्लाह। अब 2018 को अगर आप एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करें तो वो है एक मुख्तलिफ, एक चेंज हैज़ ब्रॉट इन पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आपने बिज़नेस कम्युनिटी के ख़यालात जाने। बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि एहतसाब का अमल जारी है, इदारों का काम है, लेकिन सबसे बढ़कर माशी मसला है। कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हमें नहीं मिली बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से इस हुकूमत की। अब 2019 का सूरज जो तुलू होने वाला है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि माशी चैलेंजेस जो हैं उसमें हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी है इनके साथ मिलकर आवाम को नई उम्मीद और नई रोशनी दे सके। 2019 हमारे सामने है और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए 2019 को बहुत कामयाब और कामरान रखे और मुल्क में जो चैलेंजेस मौजूद हैं ये तमाम चैलेंजेस से हुकूमत और आवाम के साथ मिलकर इसको बेहतर तौर पे हल कर सकें। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सवाल है पाकिस्तान का।